देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बातें हम करने जा रहे हैं आपसे, थोड़ा ब्रीफ में थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब क्या होती है थोड़ा सा बहुत अच्छे से शॉर्ट में इसको समझते हैं। देखिए जैसा कि हेडिंग है बायोटेक्नोलॉजी देखिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी हमारे काम ही नहीं आती। साइंटिफिक जो नॉलेज है जिससे हम बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लेने लगे मशीनरी के थ्रू, सारी चीज़ें कभी कभी वो काम नहीं आती, तो फिर क्या काम आती है बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लिविंग यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को, समझ लीजिए साइंटिफिक नॉलेज और ऑर्गेनिज्म को एकदम मिक्स कर देते हैं, उसे हम एक्चुअली कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इसको अभी और डिटेल में समझते हैं इसको कि क्या है। तो देखिए जैसा कि हमने कहा आपसे, जब टेक्नोलॉजी काम नहीं आती है तो आती है बायोटेक्नोलॉजी काम में। और इसमें हम ऑर्गेनिज्म को ऐसा नहीं है कि मार के खा जाते हैं, पूरा मार के खाते नहीं हैं, ऑर्गेनिज्म को मार के बिल्कुल नहीं खाते हैं, उससे बिल्कुल मशीन की तरह लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म का यूज करके लार्ज स्केल पर मशीन की तरह प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक। तो जैसे ये सदियों से, बहुत पहले से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। उसमें क्या है कि जैसे लैक्टोबैसिलस से हम मिल्क से दही बनाते हैं, ईस्ट से हम शराब बनाते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज के समय में जो ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म का जो यूज कर रहे हैं तो उसका जीन ही बदल दे रहे हैं, उसका जीनोम चेंज कर देते हैं। उसमें हुआ क्या, कैसे ये सब हुआ, कैसे हम इतना आगे बढ़े। तो देखिए 1950 के दशक तक आते आते हमने क्या किया, जब जीन कंफर्म हो गया, सारी की चीज़ें लिखी हैं, जब जीन ना करके हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल कंफर्म हो गया कि हाँ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे डीएनए वगैरह के बारे में हमें नॉलेज हो गई। कब, 1950 तक आते आते, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1970 तक आते आते हमने क्या किया, हम सेल के अंदर घुस गए। 1970 में हम ह्यूमन सेल के अंदर चले गए और वहाँ डीएनए तक पहुँच हमारी हो गई। 1970 तक आते आते देखिए लिखा हुआ है डीएनए इन ह्यूमन सेल तक हम पहुँच गए और इतने कैपेबल हो गए कि हम उस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। ऐसा कैसे हो पाया है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसको हमने बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर सीजर नाम दिया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसकी डिस्कवरी जब 1963 में हुई, उसके बाद से 1970 तक आते आते हम ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए तक पहुंच करके उसका एक टुकड़ा काटने में कैपेबल हो गए कि हम उसका एक टुकड़ा निकालना है। डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को हम जीन कहते हैं, तो उसको बाहर निकालने में हम कैपेबल हो गए, ठीक, 70 तक। लेकिन जब 1980 का दशक, 10 साल के बीच में हमने वो जो जीन निकालना सीखा, उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फिट करने में, इंसर्ट करने में महारत हासिल हमने कर ली कि हमने एक ऑर्गेनिज्म से जीन लिया, जैसे ह्यूमन से जीन लिया, और उसको हमने दूसरे में डाल दिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो जीन को डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या मिला, इसका फ़ायदा ये है, जैसे सेल के बाहर तो हम डीएनए की सिंथेसिस तो कर सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं, जैसे लैब में डीएनए सेल के बाहर हम बना सकते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इंसुलिन नाम आपने सुना होगा, जो हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल बनाती है, जो हमारे शुगर लेवल को डाउन करती है ब्लड में। आज तक हम सेल के बाहर इंसुलिन नहीं बना पाए। जो हमारा लिविंग सेल है, इंसुलिन हमेशा सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ह्यूमन के लिए इंसुलिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बनता, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, बाहर से हमको इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ रहे हैं, तो आज तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम सेल के बाहर इंसुलिन का प्रोडक्शन कर पाएँ। तो हमको ज़रूरत पड़ी बायोटेक्नोलॉजी की। मतलब उस समय तो हमने क्या किया कि हम ये चीज़ सीख चुके थे, और 1980 तक आते आते जब इंसुलिन नहीं बनने लगा, तो हमने क्या किया, ह्यूमन की बीटा सेल को पैंक्रियाज की निकाला, मतलब ह्यूमन के जीन को निकाला, बीटा सेल को, मतलब बीटा सेल जो इंसुलिन बनाने वाली जीन थी एक्चुअली,
जीन के थ्रू हमने जो एंजाइम बना रहा, मतलब इंसुलिन जो बना रहा था जो जीन, उसको हमने निकाला और उसको ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। कब? 1983 में। 1980 में हम ये सीख चुके थे कि जीन को कैसे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को कैसे दूसरे में हम भेज दें, दूसरे के अंदर इंसर्ट कर दें। और 83 तक आते आते हमने ये काम इतना अच्छे से करना सीख लिया कि हमने ह्यूमन की इंसुलिन बनाने वाले जीन को ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बात समझ में आ रही है? अब ई कोलाई 1983 से हमारे लिए इंसुलिन बनाता चला आ रहा है। नेचर ने उसको पैदा इसलिए नहीं किया था कि जब इंसान का इंसुलिन ख़त्म हो जाएगा तो तुम जाना और ये इंसान के लिए इंसुलिन बनाना। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमने उसको पकड़ा और मशीन की तरह उसका यूज 1983 से उससे बेचारे से इंसुलिन बनवा रहे हैं। और हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद की चीज़ है, बड़े फ़ायदेमंद वाली बात है। बेचारा वो आज तक हमारे लिए इंसुलिन बनाता फिर रहा है। ई कोलाई, जो कि साधारण पानी में भी मिलता है, अच्छा बैक्टीरिया है, पानी पीते उसमें भी ई कोलाई रहता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एंटमीबा कोलाई। अब हमने 1983 में ये काम बाखूबी कर लिया और इंसुलिन का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होने लगा। हम लोग स्वस्थ, मतलब ब्लड शुगर लेवल ठीक ठाक। लेकिन सुनिए कि अब इससे नुकसान क्या हो सकता है कुछ, तो जो हो सकता है नुकसान, फ़ायदे तो हमने देख ही लिए हैं। फ़ायदे तो हम बरसों से देखते, पिछले कई 100 साल पहले से देखते चले आ रहे। लैक्टोबैसिलस दही बना रहा है, ये सब काम हो रहा है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन उस समय दही बनाने में जो 4-6 घंटे लगते थे प्रॉपर, वो हम उसको टाइम देते थे, वो नेचुरल प्रोसेस थी, जीनोम ही बदल डाला ऑर्गेनिज्म का। तो इसका कुछ तो नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है। इससे बहुत बड़े, अगर ये लार्ज स्केल पर हमने ऐसा किया तो बैलेंस बिगड़ेगा और हमें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। सब देखिए हमने शॉर्ट में लिखा कि 1970 से ऑनवर्ड जो हमने ये सारी चीज़ें सीखी, उससे क्या हुआ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम को मॉडिफाई करने का तरीका सीख लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डाल के। अब हमने उस ऑर्गेनिज्म के जीन को ही बदल डाला, मतलब उसके पूरे जीनोम को चेंज कर दिया। ऑर्गेनिज्म को हम जीनोम को चेंज करने का तरीका सीख लिए। तो 1970 से आज तक हमने क्या किया, किसी भी, मतलब जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका हमने जीनोम ही चेंज करने का तरीका सीख लिया और उसको हमने नाम दिया। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब हम किसी दूसरे के जीन को जब इंसर्ट करते हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, हमने दूसरे का जीन उठाया, उसको काटा एंडोन्यूक्लियस से और इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा, जीएमओ। जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये कहलाने लगा। ठीक, अभी तो छोटे स्केल पर काम हो रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ठीक, तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली 1950 से, जब हमको पता चला कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नाम की कोई चीज़ होती है, और 1983 तक ये सब हमने काम कर लिया। अब अगर हमने इसको लार्ज स्केल पर देखिए किया, अगर हमने उसका जो जीन है, जीनोम है, लार्ज स्केल पर चेंज किया, तो देखिए भैया नेचुरल बैलेंस तो डिस्टर्ब होगा और बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं और आएंगी। समझ में बात आई? थैंक यू।